नमस्कार। आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर, जहां हम चर्चाएं कर रहे थे किसके बारे में। एमजेएसयू जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसके बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षाओं के भौतिक विज्ञान के विषय की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी उसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। काफी एक लंबा समय बीत गया है, 5 से 6 दिन हो गए। उसमें क्लासेज जो है वो नहीं हो पाई आप लोगों की। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि इन्हीं निजी समस्याओं के कारण हम क्लासेस जो है वो नहीं कर पाए। और क्योंकि अब आपका 13 अप्रैल को जो है वो क्या करना है, आपने एग्जाम जो है वो देना है। 13 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो अनुमान हमारा ये है कि अब बहुत ज्यादा समय जो है वो शेष नहीं है। कुछ एक पल है, कुछ एक घंटों की बात आ गई है, अब तो ज्यादा समय नहीं है। इस वजह से इस एक पेपर के लिए हम जहां तक संभव हो सकेगा आपकी कक्षाएं जो है सॉल्यूशन के साथ रखेंगे। अन्यथा हम लास्ट में एक ऐसा आपको पैटर्न देंगे या एक ऐसा प्रश्न पत्र जो है वो तैयार करके देंगे जिसमें से आपको अधिकांशतः प्रश्न जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं करा पाएंगे एक पर्टिकुलर इसी पेपर के लिए। आगे से आपका क्लासेज जो है वो निरंतर चलती रहेंगी, उसके लिए हम आगे से प्रयासरत जो है वो होते रहेंगे। तो इस घोषणा के साथ में, इसी के साथ हम अपना जो प्रश्न पत्र जो है उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी हमारी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो है वो प्राप्त कर लिया था, जब स्थिति का रूपांतरण जो है वो किया गया था, या फिर स्थिति के रूपांतरण के समय हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो है वो हमारा प्राप्त कर चुके हैं। इसी से आगे जो हमारा प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आने वाले होने वाला है वो क्या है। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, या दो तरीके जो है इसको लिखने के हो सकते हैं। पहला तो ये है कि क्वेश्चन देखिए क्या है, या तो पूछा जाएगा आपसे कि विस्थापन में गैलीलियन निश्चलता का नियम लिखिए। विस्थापन में गैलीलियन निश्चलता का नियम लिखिए। ये हमारा एक प्रश्न हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यहां इसी प्रश्न को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो इस तरीके से कि ये पूछेगा आपसे, यही क्वेश्चन है, यही सॉल्यूशन होने वाला है इसका, कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सदैव नियत बनी रहती है। ये दो क्वेश्चन है, ये दो प्रश्न जो है वो आपके इसमें है। देखिए, वर्ष लिख देते हैं कब कब आया हुआ है। ये जो प्रश्न है आपका, ये आपको मिलेगा, ठीक है, चलिए चर्चाएं करते हैं इसके बारे में। इसका सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं कब कब ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ये एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से अलग अलग पूछा गया है। इसको करने से पहले, क्योंकि हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़ चुके हैं, उसी को आधार मान के चलेंगे, उसी का प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। देखिए, ये करना है कि विस्थापन में गैलीलियन निश्चलता और दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव क्या बनी रहनी चाहिए, आपकी नियत बनी रहनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दो आपके पास क्या है,
कोई बिंदु हैं वो किसी निर्देश तंत्र के अंदर क्या है रखे हुए हैं, और उन दो निर्देश तंत्रों को पहले तो हम गैलीलियन रूपांतरण बनाएंगे उसका, इसका प्रयोग करेंगे और फिर उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हम देखने वाले हैं। देखिए क्या करना है, ये मान के चलिए कि ये एक आपका कोई निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र को हम मान लेते हैं निर्देश तंत्र S। इस निर्देश तंत्र S में कोई भी दो बिंदु रखे हुए हैं, P और Q दो कोई बिंदु मानेंगे और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो आपको निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए तरीका आपको अच्छे से पता होगा, उसी को क्या करते हैं, दोनों के बीच का जो उनकी स्थिति सदिश है उनके बीचों को क्या कर देते हैं, उनके मध्य का अंतराल जो है वो देख लेते हैं, उनको माइनस कर देते हैं आपस में। ये आपका निर्देश तंत्र कौन सा है, ये आपका निर्देश तंत्र है निर्देश तंत्र S। इस निर्देश तंत्र S में क्या करना है आपको, यहां से ऐसा मान के चलिए ये कोई दो बिंदु है, इस पॉइंट को मान लिया हमने पॉइंट P और एक और पॉइंट जो है उसकी यहां हम क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ये पॉइंट जो है आपका क्या है, पॉइंट Q जो है वो हमने मान लिया है। इन P और Q बिंदुओं की जो स्थितियां हैं मूल बिंदु से, क्योंकि ये आपका निर्देश तंत्र S है तो इसका मूल बिंदु O माना हमने, और इस P से इसके लिए इसका स्थिति सदिश हम मान लेते हैं आपका R1 वेक्टर, और दूसरा जो निर्देश तंत्र है इसके लिए इसका स्थिति सदिश क्या मान लिया हमने, R2 वेक्टर जो है इसका स्थिति सदिश मान लिया गया है। तो दोनों के बीच में विस्थापन कैसे निकलेगा या दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, PQ वेक्टर के बीच की दूरी जो है वो हम यहां मान के चलते हैं कि कितनी है, मान लेते हैं निर्देश तंत्र S में ये जो दोनों स्थित हैं तो दोनों के मध्य का अंतराल कितना है, दोनों के मध्य का अंतराल D बना हुआ है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इस D के लिए, इस D के लिए लिखा जा सकता है कि दोनों के मध्य का अंतराल, निर्देश तंत्र कौन सा है, S फ्रेम के अंदर, निर्देश तंत्र S में दोनों के मध्य का अंतराल भी कितना, PQ किसके बराबर आएगा, मान लेते हैं वो दूरी आपकी कितनी है, D है, और इसको लिखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, आप लिखते हैं कि R2 वेक्टर माइनस क्या लिखा जाए, इसके लिए R1 वेक्टर जो है वो यहां क्या कर लिया जाए, प्रयोग कर लिया जाए, R2 माइनस R1 वेक्टर जो है इसके लिए लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, गैलीलियन रूपांतरण जब आप करते हैं S से S' के अंदर रूपांतरण जो है वो किया जाना चाहिए। तो अब मैं यहां क्या करता हूं, कल्पना करता हूं कि ये आपका कोई एक अन्य निर्देश तंत्र जो है वो यहां बना हुआ है, और ये निर्देश तंत्र हम मान के चलेंगे कि ये आपका निर्देश तंत्र जो है वो कैसा है, निर्देश तंत्र S' जो है वो यहां इसके लिए आपने प्राप्त कर लिया है। अब क्योंकि ये इसका निर्देश तंत्र है तो यहां से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और ये जो पॉइंट जो है इसको माना हमने क्या, O', और इस O' से ये जो दूरी है इस बार, इस दूरी को यहां से मान के चलिए R1' वेक्टर, और यहां से ये जो Q बिंदु जो है इसके बीच की दूरी जो है जो कि O' से है वो थोड़ा सा यहां, चलो इसको थोड़ा सा अलग कलर जो है उससे यहां प्रदर्शित करते हैं। ये जो दूरी है, ये वाली स्थिति जो है वो ये है कि O' से ये जो दूरी आपकी बनी हुई है इसको मैंने मान लिया है R2 वेक्टर, और इस पे डैश जो है वो लगा हुआ है, या R2 डैश वेक्टर जो है वो यहां इनके बीच की दूरी हो गई है। तो इसी तरीके से निर्देश तंत्र S डैश के लिए S डैश फ्रेम जो है उसके अंदर क्या घटना है, S डैश फ्रेम क्या चल रहा है, S डैश फ्रेम के अंदर ये चल रहा है कि दोनों के मध्य का अंतराल PQ था, PQ ही मान के चलते हैं, बराबर किसके है, ये मान लेते हैं कि वो दूरी जो है वो आपने D डैश मानी थी, तो इस बार क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा R2 डैश वेक्टर माइनस R1 डैश वेक्टर, इन दोनों के मध्य का अंतराल जो है वो किसके बराबर है, आपका D डैश जो है उसके बराबर है। अब दोनों के बीच में आपने दूरी तो निकाल ली, अब दूरी निकल जाने के पश्चात, या दूरी जब यहां आपने प्राप्त कर ली है, इसके पश्चात क्या करना है, इसके पश्चात ये करिए कि हमें किसका प्रयोग करना है, हमें प्रयोग करना है इस गैलीलियन रूपांतरण का, और गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो है वो आप प्रयोग कर चुके हैं कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt होता है। तो अब अगर r डैश की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो r डैश वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस vt वेक्टर जो है, या फिर vt जो है उसके बराबर, ये आपकी समीकरण है। ये किसका प्रयोग है, ये संबंध है आपका गैलीलियन संबंध है, गैलीलियन
संबंध जो है वो आपको यहां से प्राप्त होता है। ये आपका गैलीलियन संबंध है। ये स्थिति बन गई। अब करना क्या है आपको, अगर ये मान के चलेंगे कि S और S डैश, ये वाली स्थिति, ये आपने कौन सा निर्देश तंत्र माना हुआ था, S डैश माना हुआ था। अगर ये दोनों के मध्य का अपेक्षिक वेग जो है वो आप कितना मान के चलते हैं, अगर दोनों के मध्य v वेग है तो t समय के पश्चात वो आगे पहुंचेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लिखें तो ऐसी स्थिति में क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है कि r1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस vt लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करता हूं किसकी, r2 डैश वेक्टर की, उसके लिए क्या लिखा जा सकता है, उसके लिए लिखा जा सकता है r2 वेक्टर माइनस vt वेक्टर। ये स्थिति जो है आपके पास यहां बनी हुई है। ये समीकरण आपकी मानी मैंने 1, इसको समीकरण 2 माना था, तो इनको कंबाइन रूप से क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 3 जो है वो यहां इनको मान लीजिए। तीनों चीजें हो गई। अब क्या करें, अब यहां ऐसा करिए कि जब आपके पास r1 डैश और r2 डैश वेक्टर्स के आपके पास मान है, तो ऐसी स्थिति में समीकरण 2 तथा 3 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू D डैश इज इक्वल टू, यहां अगर लिखें तो ये बनेगा R1, सॉरी यहां पहले R2 है तो ये बनेगा आपका R2 वेक्टर माइनस VT और माइनस यहां इसके लिए इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो वो क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस VT आएगा। और इस पूरी समीकरण को जब आप सोल्व करते हैं, इस पूरे समीकरण को जब आप सोल्व करेंगे तो इसको ओपन करिए। जैसे ही यहां ये ओपन होगा तो क्या होगा, ये VT यहां नेगेटिव, ये प्लस, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास D डैश इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बचेगा। और यही मान किसका है, समीकरण 1 क्या कहती है आपको कि ये मान किसका है, ये आपका D का मान है। तो समीकरण 1 से क्या लिखा जा सकता है, समीकरण 1 से लिखा जा सकता है कि D डैश जो है वो किसके बराबर है, D के बराबर है। ये आपका क्या कहलाता है, ये जो संबंध आपको प्राप्त हुआ है कि D डैश और D जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। होते क्या है, दोनों इन दोनों के मध्य का अंतराल है या दोनों के मध्य की दूरी है। तो D डैश अगर D के बराबर है तो क्या क्या सिद्ध हुआ, पहली बात तो विस्थापन देखा था हमने, यानी कि विस्थापन में ये गैलीलियन निश्चलता जो है उसका नियम कहलाता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या बनी रहती है, नियत बनी रहती है। यानी कि D डैश और D के मान बराबर आने का मतलब ये है कि ये जो अंतराल PQ है ये सदैव क्या बना रहेगा, आपका जितना था उतना ही बना रहेगा। इसे क्या कहते हैं आप, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी वाला जो एक तरीके से सिद्धांत हमारा था या फिर ये जो हिस्सा था वो आपको यहां से प्राप्त हो गया है। अब देखिए इसके बाद क्या किया जा सकता है, इसके बाद यहां आप ये कर सकते हैं कि इसके लिए आप वेग वगैरह जो है वो और निकालते हैं। थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं उसका कारण अभी आपको पता चलेगा। यहां से आप किसका प्रयोग करेंगे, वेग निकालेंगे। हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन वेग यहां इसके द्वारा आप निकाल लीजिए कि वेग का रूपांतरण जो है वो यहां प्राप्त करिए। जैसे ही आप वेग का रूपांतरण प्राप्त करेंगे, इसके आगे का ही स्टेप है, आपको आपकी जो भी आपकी पाठ्यपुस्तक जो है बुक के अंदर ही आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। वेग प्राप्त करिए और इसी को वेग को करने के लिए क्या करते हैं, ये वाली जो समीकरणें आपने लिखी हुई हैं विस्थापन का, इसका t के सापेक्ष क्या किया जाता है, अवकलन जो है वो किया जाता है। t के सापेक्ष इसको क्या कर देंगे, अवकलित कर देंगे और t के सापेक्ष अवकलन करने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। इसी के बाद ये इंपॉर्टेंट है, जो हिस्सा मैं अब बताने वाला हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या है, त्वरण का रूपांतरण जो है वो आपको प्राप्त करना है। त्वरण का रूपांतरण, इस त्वरण के रूपांतरण के हिस्से के अंदर या फिर त्वरण का रूपांतरण जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध करिए कि जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिशील दूसरा जो जड़त्वीय तंत्र जो है वो भी कैसा होता है, समान वेग से जो एक तंत्र गति करता है वो भी आपका जड़त्वीय रहता है। ये इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिमान तंत्र भी कैसा होता है, जड़त्वीय होता है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ऐसा मिलेगा, डिटो लैंग्वेज जो है वो आपको यहां से मिल सकती है कि जड़त्वीय
तंत्र के सापेक्ष गतिशील तंत्र भी कैसा होता है, जड़त्वीय होता है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, फिर से देखिए एक बार, यहां गौर करने की चीज है। मैकेनिक्स का पेपर हार्ड आता है क्योंकि वो लैंग्वेज से आपको क्या करते हैं, मात देने की कोशिश करते हैं, उसकी लैंग्वेज जो है वो आप नहीं समझ पाएंगे। देखो क्या कर रहा है, जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील तंत्र भी कैसा होता है, जड़त्वीय ही होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप त्वरण का रूपांतरण प्राप्त करिए। त्वरण का रूपांतरण जब आप प्राप्त करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, a डैश की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, आपको a के बराबर मिलेगी। a डैश इज इक्वल टू a जो है वो आपको यहां से प्राप्त होगा। यानी कि अगर दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई भी बल, बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में परिभाषा में बता चुका हूं, वो आपका क्या कहलाता है, जड़त्वीय तंत्र कहलाता है, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो आपका तंत्र होगा वो जड़त्वीय होगा। अब अगर जड़त्वीय है तो बाह्य बल नहीं लग रहा है, बाह्य बल जब तक नहीं लगेगा तब तक कण जो है वो त्वरित नहीं होगा, उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा या उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन जो है वो यहां नहीं होगा। ये क्या कहलाता है, आपका a डैश इज इक्वल टू a जो है वो आपको यहां से प्राप्त हो जाता है। ये हिस्सा है आपको सॉल्यूशन करने का, और ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है त्वरण का रूपांतरण कब, लगभग ऐसा मान के चलिए 2019 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है और 2012 में आया हुआ है। इन वर्षों के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आपके प्रश्न पत्र में, या आपके प्रश्न पत्र ने इसको क्या किया था, उठाया था। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि 2023 है तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। इसी को सोल्व करने के देखिए दो तरीके हैं, जो एक्चुअल बात मैं आपको बता रहा था। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर मिलता है, बड़ा क्वेश्चन, यानी कि सी सेक्शन में अगर आपको देखने को मिले, जब अगर सी सेक्शन में देखने को मिलेगा तो इससे पहले वाला हिस्सा आपके विस्थापन का रूपांतरण, इससे पहले आपने निकाला था ये वाला जो हिस्सा है x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt वाला जो पोर्शन है, इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए इसका रिलेशन बनाएंगे, वो देखा था हमने, स्थिति के लिए रूपांतरण किया था, दो निर्देश तंत्र माने हुए हैं, ये हमने कर लिया था। उसके बाद हम विस्थापन करेंगे, वेग का रूपांतरण करेंगे और फिर कहां आएंगे, अपने त्वरण पे आएंगे। अगर 5 मार्क्स के अंदर आएगा तो आपको इतना पोर्शन जो है वो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही प्रश्न आपको 3 अंक की कैटेगरी में मिलता है तो उसमें भी क्या होगा, उसकी लैंग्वेज ये होगी, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि क्या लैंग्वेज यहां उसकी होनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज ऐसा कुछ बनेगा आपके सामने कि, हाँ जी देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील तंत्र भी जड़त्वीय हो सकता है, अगर 3 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर आए। सिद्ध कीजिए कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील तंत्र भी कैसा होता है, जड़त्वीय होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है। तो इसका सॉल्यूशन अगर आपको करना पड़ जाए 3 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर, तो आपको इसको सोल्व करने के लिए आपको आना पड़ेगा आपके जो बुक जो आप फॉलो करते हैं, सामान्य जो भी बुक होती है आपकी सीबीएस वगैरह की, उसके अंदर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है 1.62 पेज नंबर जो है उसके ऊपर। बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बुक का पेज नंबर बता रहा हूं, और इसका एग्जांपल है ये एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर कितना है, 10 है। एग्जांपल नंबर 10 के अंदर देखिए, उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप, पेज नंबर 1.62 है। सीबीएस वाली बुक जो आप यूज करते हैं मैकेनिक्स वाली, उसमें ये मिल जाएगा, एग्जांपल नंबर 10 है उसका। अच्छा, उसके अंदर इस तरीके का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। क्या करना है आपको ये करना है कि हम जानते हैं 3 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर गैलीलियन रूपांतरण क्या आएगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस
vt आपके पास आएगा या फिर x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt आएगा। तो आपको करना क्या है, त्वरण निकालना है, क्योंकि यहाँ त्वरण के लिए हमने इसको यूज किया हुआ था। तो इसको कैसे सोल्व करें, इसका क्या करिए, 2 बार अवकलन कर दीजिए। तो एक बार जब करेंगे dx डैश अपॉन dt, तो वो क्या आएगा, ये बनेगा आपका dx बाई dt माइनस v आ जाएगा। दोबारा से जब आप इसको अवकलन करेंगे तो d स्क्वायर x डैश बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर जो है वो आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसको सोल्व कर सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू y माइनस vt और z डैश इज इक्वल टू क्या इसके बराबर, z माइनस vt जो है इसके बराबर भी आपको प्राप्त होता है। इसको क्या कर लेंगे, यहां से सॉल्यूशन कर लेंगे और जब आप इसको सोल्व करते हैं दोनों चीजों को, तो आपको क्या मिलेगा, d स्क्वायर x डैश अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर मिलेगा। और इसी तरीके से आपका इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 3 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर एग्जांपल नंबर 10 की तरह करना है। अगर 5 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर आता है तो पूरा का पूरा आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन जो है वो देखना पड़ेगा। ये आपका इस तरीके का सॉल्यूशन जो है वो बनता है। नोट करके रखिए, मैंने यहाँ आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, ध्यान रखिए। पहला, विस्थापन के लिए गैलीलियन निश्चरता, फिर गैलीलियन रूपांतरण सिद्ध करिए कि किस तरीके से बनता है ये। फिर उसके बाद में जड़त्वीय और अजड़त्वीय, ये 4 क्वेश्चन बन गए हैं, 3 मार्क्स की कैटेगरी में भी और 5 मार्क्स में भी। तो इस तरीके का सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो यहां से तैयार हो जाता है। देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। समय जो है वो बहुत कम बचा है आपके पास, मात्र कुछ घंटों की बात रह गई है। दिनों से तो बात काफी दूर भी चली गई है, कुछ घंटे जो है वो बाकी हैं आपके एग्जाम होने में। तैयारी आप सबकी अच्छी होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद है मुझे आपसे। बहुत अच्छा आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो इन 5 ईयर्स के सॉल्यूशंस को पढ़कर भी आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा अंक जो है अच्छे वो आपके एग्जाम के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये स्थिति आपकी बनी हुई है, लगातार जो है ऐसी चीजें हमने देखी भी हैं, हमने कराई भी हैं, पढ़ी भी हैं और लगातार ऐसी चीजें चलती रहती हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हाँ, एक न्यूमेरिकल है। वर्तमान समय के अंदर कुछ ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बदला है। देखिए, एक क्वेश्चन है, उसको करने हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि किसी क्षण 2 कणों की स्थिति, एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। किसी क्षण 2 कणों की स्थिति r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर है, वह वेग क्रम से कितने हैं इनके, v1 वेक्टर v2 वेक्टर जो है तब सिद्ध कीजिए कि ये कण तब ही टकरा सकते हैं जबकि, हाँ, जब ये रिलेशन जो है इनके बीच में हो, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ये क्वेश्चन है आपके सामने। कब आया हुआ है? ये आया हुआ है आपका क्रमशः 2022
और 2018 के अंदर, यानी कि वर्तमान समय का ट्रेंड है, क्योंकि बीच में 2 साल कोविड की वजह से पेपर हुआ नहीं था, तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन आपको बना हुआ है। अच्छा देखिए करना क्या है आपको, ये करना है आपको टकराने वाली स्थिति जो है, एक सॉल्यूशन आपको देखना है। देखिए आपको क्या कहा गया कि प्रारंभिक समय में स्थितियां क्या है आपके पास, R1 और R2 है, यानी कि कहीं भी किसी भी निर्देश तंत्र की बात कर लेते हैं। देखिए गतिशील होगा, वो चर्चाएं बाद में करेंगे। मान लेते हैं ये आपका एक कण है, ये आपके पास इसका कोई दूसरा कण है, 2 कण ये स्थित हैं, कहीं से भी मैंने इनको क्या किया, मेजर किया, तो वो कुछ इस तरह की स्थिति जो है मान लेते हैं। यहां से हम देख रहे थे ये स्थितियां जो है, चलिए यहां ऐसा नहीं भी माने तो या 2 कण हमने मान लिए। प्रारंभिक स्थितियां क्या है, किसी निश्चित बिंदु से इसकी स्थिति है R1, इसकी स्थिति है R2, क्योंकि गति होगी दोनों के बीच में, और ये कण क्या करेंगे, टकराएंगे तो ये मान लीजिए एक दूसरे की तरफ आएंगे। गतिशील अगर कण होगा किसी भी निर्देश तंत्र के अंदर, तो वहां उसका कुछ रिलेशन होगा, वो v वेग से गति करता हुआ t समय में कुछ निश्चित दूरी जो है वो क्या करेगा, तय करेगा। v1 और v2 इनके वेग हैं, तो इनके कुछ समय के पश्चात इनके निर्देशांक जो है वो परिवर्तित होंगे, और निर्देशांक परिवर्तित होने का मतलब क्या है कि ये R1 वाला जो कण है, जो किसी स्थिति R1 के ऊपर था, उसकी स्थिति t समय के पश्चात, t समय के बाद क्या होगा, t समय के बाद v1 वेग से चलता हुआ कण कितनी दूरी तय कर लेगा, ये दूरी तय कर लेगा v1 t। पहले कहां था, R1 के ऊपर था, अब v1 t और दूरी तय कर चुका, तो इसकी नई स्थिति क्या हो जाएगी, नई स्थिति हो जाएगी R1 प्लस v1 t। इसी तरीके से सिमिलरली यहां अगर मैं बात करता हूं t समय के बाद कण के लिए, इसकी स्थिति क्या होगी, कितना वेग है इसका वेग जो है, चलो लिख लेते हैं कि इसका वेग था आपका v1, इसका वेग कितना था, v2 था। तो यहां क्या स्थिति बनेगी, यहां बनेगा R2 वेक्टर या R2 प्लस, स्थिति की बात कर लेते हैं, चलो विस्थापन की नहीं, तो इस तरीके से R2 प्लस v2 इंटू t। ये दूरियां जो है वो इनकी आपके किसी समय t के पश्चात आपको प्राप्त हो जाने वाली हैं। तो अब देखिए जब ये कण आपस में टकराएंगे, आपके पास रिलेशन ये है कि ये आपको प्राप्त होना चाहिए। अच्छा सॉरी एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है इसके बराबर जो है वो आपको 0 प्रूफ करना है, ये लिखना है। अच्छा टकराएंगे, टकराने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब ये पास आएंगे और टकराने की कंडीशन जो है वो ये बनेगी आपके पास, ये मान के चलिए ये आपका पहला कण था, यहां आ गया, ये आपके पास दूसरा कण था, वो आके यहां इसके साथ क्या कर गया, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए, ये बना। जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो क्या ऐसा नहीं हो गया कि ये दोनों कण जो है इन्हीं को मान लेते हैं, या फिर ऐसा मान के चलिए, एक मिनट, ये दोनों कण थे, ये दोनों टकराए आपस में आके, तो जब ये टकरा जाएंगे तो क्या ये गति करते हुए कण एक निश्चित पॉइंट के ऊपर जब ये टकरा जाएंगे, तो क्या वो जो निर्देश बिंदु जहां से हम इन दोनों की स्थितियों को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, उनके लिए अब टकराने वाली स्थिति में कण कहां रहेगा, जब दोनों एक ही ऊर्ज के ऊपर आ गए हैं तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उसके लिए आप ये रिलेशन लिख सकते हैं कि t समय के बाद जब ये टकराएंगे तो R1 प्लस VT बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जी R2 प्लस VT के, V2 t जो है इसके बराबर हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे, तब जाके इनके बीच में क्या होगी, टक्कर होगी। अब जब दोनों टकरा जाएंगे तो टकराने के पश्चात एक दूसरे के जो निर्देश स्थितियां जो है वो एक दूसरे के क्या हो जानी चाहिए, बराबर जो है वो हो जानी चाहिए। अब आगे क्या करना है इनके लिए, अब आगे आपको ऐसा करना है कि ये जो आपकी समीकरण जो है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि R1 वेक्टर माइनस R2 चाहिए था, V1 माइनस V2 चाहिए था, तो अगर इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा तो मैं ये लिख सकता हूं, इसको V1t करिए, सॉरी इसको V1t जो है वो इसको यहां से ऐसा लिख लेते हैं, तो R2 वाली स्थिति जो है उसको एक तरफ कर लेते हैं, दूसरा जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये वेक्टर है, ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू, यहां क्या लिखें, यहां लिखें आप कि V2 माइनस V1 और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका, t का मल्टीप्लाई या t जो है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर आपको इस तरीके से इसको मैच करना है तो ऐसी स्थिति में
यहां आप क्या कर सकते हैं, यहां आप ऐसा करिए कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज जो है वो और कर लेते हैं। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यहां से नेगेटिव को कॉमन ले लीजिए, और नेगेटिव को कॉमन लेने के पश्चात ये बराबर बचेगा माइनस का v1 माइनस v2 t, और यहां क्या बचेगा, यहां बचा हुआ है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये इक्वेशन जो है वो आपको यहां से क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। इस तरह की समीकरण जो है वो आपने यहां लिख ली थी। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इस समीकरण को पूरी तरीके से हम क्या करते हैं, एक ऐसी स्थिति लिखेंगे कि इस पूरी समीकरण को v1 माइनस v2 वेक्टर के साथ से सदिश गुणा कराते हैं। सदिश गुणन जो है वो इसका किया जाता है। समीकरण, इसको मान लीजिए 1 है, समीकरण 1 का सदिश गुणन जो है वो कराने पर तो क्या स्थिति बनेगी आपके पास, ये बनेगा कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इज इक्वल टू, यहां क्या स्थिति है, माइनस का v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर t इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ये स्थितियां हैं क्योंकि आपका वेग जो है वो भी सदिश राशि है, यहां से इसको सदिश मल्टीप्लिकेशन जो है वो कराते हुए चलिए क्या करें। अब ऐसी स्थिति में यहां देखो, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है और दोनों राशियां सेम है, यहां भी v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर है, यहां भी v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर है, तो ऐसी स्थिति में जब अगर मैं यहाँ आई कैप वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, दोनों अगर समान सदिश हैं तो दोनों के मध्य का एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 के वैल्यू जो है वो कितनी होती है, आपका 0 होती है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये इक्वेशन बचेगी आपके पास, यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, समीकरण बचेगी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर बचेगा, किसके बराबर, 0 के बराबर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था, या फिर यही आपको सिद्ध भी करना था। अगर यहां आपको क्या मिलता, v2 वेक्टर माइनस v1 मिलता, तो यहां v2 माइनस v1 लेके चलते, यहां भी v2 माइनस v1 लेके चलते, और अंत में आपको यही रिलेशन जो है वो यहां आपको क्या हो जाता, आपका प्राप्त हो जाता। इंपॉर्टेंट है, 22 और 18 में आया हुआ है, चांस है कि आपको ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर जो है उसकी कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, 3 नंबर जो है उसकी कैटेगरी में ये क्वेश्चन आपको वहां भी मिल सकता है। ये स्थिति जो है इसको नोट डाउन करके रखिए, याद करके रखिए, ये एक और क्वेश्चन जो है आपको यहां से मिल जाएगा, या फिर ये सॉल्यूशन जो है वो और देख लीजिए। चलें आगे बढ़े, आगे का प्रश्न जो है उसके ऊपर चर्चा करें थोड़ी सी। देखिए आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो भी एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद में आगे की आपकी जो भी कक्षा वगैरह हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, या फिर ऐसा मान के चलिए कि उन चीज़ों को आगे की कक्षाएं जो है उनके अंदर कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपने अभी किया था इसको भी मैं बता देता हूं, ये भी आपका जो एग्जांपल अभी सिद्ध किया है वो भी आपका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, और वही आपका पेज नंबर 1.62, वहां आपको इसका सॉल्यूशन जो है आपकी बुक में भी मिल जाएगा। देखिए एक और प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, और क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 99% मैं श्योर हूं कि ये प्रश्न आपको देखने को प्रश्न पत्र में जरूर मिलेगा। क्या है क्वेश्चन इसका, कि एक प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक प्रक्षेप्य से देखने पर प्रक्षेप्य को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, एक प्रक्षेप्य से
पर दूसरे का पथ सदैव एक सरल रेखा दिखाई देता है। देखिए एक मिनट, सदैव एक सरल रेखा दिखाई देता है। ये प्रश्न है, कब कब आया हुआ है? ये आया हुआ है आपका 2019, 17, 15, 13 के अंदर। बीच में 2 साल आपके एग्जाम हुए नहीं थे, तो और भी जगह आपने को देखने को मिलता, क्योंकि एग्जाम नहीं हुए थे तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को नहीं मिला क्वेश्चन। इस बार 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपको 99% जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और इसी को आधार मानते हुए इसका सॉल्यूशन जो है वो देख करते हैं कि एक सरल रेखा जो है वो कैसे आपको दिखाई देगा। अच्छा, फिर वही बात, ये आपका फिर से एक क्या है, आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, और मैं आपको इसकी संख्या जो है वो एक बार फिर से बता देता हूं। ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा बेटा कहां पर, पेज नंबर 1.56, और इस पे एग्जाम्पल नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3। उसी का सॉल्यूशन जो है वो उठाएंगे यहाँ से, या फिर उसी को आधार मानते हुए उनका सॉल्यूशन जो है वो आपने देखना है, या फिर वो सॉल्यूशन जो है वो करना है। क्या करें, सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या सोल्व करना है, एक प्रक्षेप्य लेना है, और एक प्रक्षेप्य से किसी दूसरे को देखने पर पथ कैसा दिखाई देगा, सरल रेखा जो है वो उसका पथ दिखाई देता है। प्रक्षेप्य क्या होता है, प्रक्षेप्य ये होता है कि क्षैतिज से किसी कोण को बनाते हुए यदि कोई वस्तु फेंकी जाती है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फेंका जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपका किसका रूप धारण कर लेता है, प्रक्षेप्य का रूप धारण कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक द्विविमीय निर्देश तंत्र है, ये माना, ये आपने क्या बनाया, एक निर्देश तंत्र जो है वो माना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, आपका वाई एक्सिस है। यहां से इसके मूल बिंदु से कोई वस्तु आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंकी, जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो आपको किस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी, मान लेते हैं वो आपको इस तरीके से जाती हुई दिखाई दी। और ये फेंकी गई वस्तु जो है, माना जो आपका एक्स एक्सिस है या फिर जो आपका क्षैतिज है, जो आपकी लाइन जो है, क्षैतिज लाइन जो है, उसके साथ एक कोण बनाती है, और वो कोण जो है वो आपने अल्फा मान लिया है। इसका प्रारंभिक वेग क्या माना, प्रारंभिक वेग u से अल्फा कोण बनाती हुई वस्तु है कोई, ये यहां से गतिशील है, या फिर ऐसी स्थिति आपको प्राप्त है, या ऐसी स्थिति आपने बनाई हुई है। तो जैसे ही ये अल्फा कोण को बनाते हुई जाएगी तो इसके वेग के 2 घटक दिखाई देंगे आपको, क्योंकि आगे जाके इसका पथ जो है वो किस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से इसका पथ आपको प्राप्त होने वाला है। ऐसे ये एक परवलय का पथ बनाते हुए गति जो है वो यहाँ करने वाली है। ये परवलय की तरह गति करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है, इसके लिए स्थिति क्या है, इसके लिए इसके वेग के घटक जो है वो ये हो सकते हैं। अगर मैं इसके एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो इसका वेग का घटक क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में इसके वेग का घटक जो है वो मान लेते हैं क्षैतिज घटक, इसको घटकों में वियोजित करते हैं। क्षैतिज घटक क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा आपका u1 पहला है, u1 कोस अल्फा। अगर ऊर्ध्व घटक की बात करते हैं जो कि क्या होगा u1, क्योंकि वेग तो u1 ही है, प्रारंभिक वेग कितना माना हुआ है, u1 माना हुआ था, तो ये घटक क्या होगा u1 sin अल्फा जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक और चीज देखिए कि जब ये 2 घटकों में वियोजित हो गया है, एक घटक इसके अनुदिश चल रहा है, दूसरा आपको इसके अनुदिश चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो घटक इस क्षैतिज के अनुदिश गति करता है, या फिर जो वेग का जो घटक क्षैतिज के अनुदिश होता है, उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट नहीं करती है, या फिर जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो है वो यहाँ इसके ऊपर काम नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं कार्य करने के कारण ये वाला जो हिस्सा है u1 cos अल्फा, इसके मान में किसी तरीके का कोई परिवर्तन ही नहीं होता। और अगर परिवर्तन नहीं होता है तो ये आपका, अगर किसी भी समय आपको देखोगे तो ये u1 cos अल्फा ही मिलेगा,
बशर्ते अल्फा चेंज नहीं होना चाहिए, u1 चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो साइन अल्फा है वो गति कैसे करता है, वो इस तरीके से इसको ले जाने की कोशिश करता है। और यहां इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है आपका ग्रेविटी का या गुरुत्वीय प्रभाव जो है वो यहां इसके ऊपर देखने को मिलता है। गुरुत्वीय का प्रभाव जो है यहां इसको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये इसका प्रारंभिक वेग हो गया था। अब गुरुत्वीय का प्रभाव निकलने के बाद में या गुरुत्व के प्रभाव की जानकारी हो जाने के पश्चात हम इसके वेग के घटक t समय पश्चात लिखते हैं। तो t समय पश्चात क्या होगा, t समय पश्चात, t समय पश्चात ऐसा होगा कि जो इनका अंतिम वेग जो होंगे इस प्रवलय के लिए, अगर मैं x एक्सिस की बात करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका u1 cos अल्फा के बराबर। और t समय के पश्चात ही जो आपका क्षैतिज घटक है वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा vy इज इक्वल टू u1 साइन अल्फा माइनस gt। ये जो gt है वो वही वाली इक्वेशन है कि आपके प्रथम इक्वेशन लिखिए न्यूटन की गति वाला v इज इक्वल टू u प्लस at। a के स्थान पर ग्रेविटी काम करती है, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो माइनस का gt हो जाएगा। वो आपके पास यहाँ आपको पता है vy की वैल्यू जो है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब क्या करना, ये तो एक प्रक्षेपण देख लिया, लेकिन प्रक्षेपण आपके पास कितने हैं, दो प्रक्षेपण हैं। दो वस्तुएं जो है वो आपने फेंकी, दूसरी फेंकी आपने जो कि इस दिशा में इस तरीके से गतिशील हुई, ऐसे गया, और ये इसके लिए इसका कोण जो है वो आपको क्या मिला, बीटा मिला। इसके लिए इसकी स्थिति क्या होगी, ये इस तरीके से गतिशील होता हुआ यहां कहीं इस तरीके से पहुंचेगा। अब इसके घटक भी आपको वियोजित करने पड़ेंगे। मान लेते हैं दूसरा प्रक्षेपण सेकंड वाला जो है वो u2 वेग से बीटा कोण बनाते हुए गतिशील है। ये स्थिति है, बीटा कोण बनाते हुए है और u2 वेग से गतिशील है। वही दो घटक आएंगे, प्रारंभिक वेग, क्षैतिज घटक निकालो इज इक्वल टू u2 कोस बीटा। अच्छा, ऊर्ध्वाधर घटक इज इक्वल टू u2 साइन बीटा। दो हिस्से हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद में आगे चलो, थोड़ा सा आगे जैसे ही चलेंगे तो t समय पश्चात क्या घटना है, t समय पश्चात क्या स्थिति है, यही स्थिति बनेगी। दूसरे वाला है तो इसको हम किससे लिख सकते हैं, डैश से लिख सकते हैं। तो इसके लिए vx वगैरह जो है वो क्या लिखेंगे, इसके लिए vx इज इक्वल टू u माइनस at, क्योंकि चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन u2 है तो u2 कोस बीटा। अच्छा, दूसरे वाला हिस्सा जो है वो आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास vy इज इक्वल टू जो आप लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, u2 साइन बीटा माइनस gt। ये इक्वेशन जो है आपको यहां से क्या मिल जाएगी, फिर से एक इक्वेशन जो है वो आपको प्राप्त हो गई है। अच्छा, अब आपको देखिए करना क्या है, हमें प्रयोग करना है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। आप प्राप्त कर चुके हैं, गैलीलियन वाला हिस्सा जो है वो आपने पढ़ लिया था, क्योंकि गैलीलियन समीकरण में अगर वेग का रूपांतरण आप पढ़ोगे या वेग का रूपांतरण अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि vx डैश इज इक्वल टू vx माइनस v। ये वेग के लिए गैलीलियन रूपांतरण की समीकरण है, या फिर वेग जो है वो इस तरीके से गैलीलियन रूपांतरण में क्या होता है, परिवर्तित जो है वो होता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्योंकि आपके पास दो प्रक्षेपण हैं और दोनों प्रक्षेपण के लिए आपके पास दो दो वेग के घटक जो हैं, एक आपके पास ये वाला हिस्सा है, दूसरा आपके पास दूसरे के लिए आपके पास स्थिति क्या है, ये वाली स्थिति है। ये इसका अगर आपको प्रयोग करना है तो यहां आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, केवल अगर x एक्सिस की बात है vx माइनस इज इक्वल टू vx माइनस ये आपका दोनों के बीच का अपेक्षिक वेग, और इसको कैपिटल Vx से हमने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट जो है वो यहां हम इसको कर देते हैं। अब इसकी समीकरण जो है उसको जब सोल्व करेंगे आप तो दोनों के मान जो है वो आपको मिलेंगे।
एक तो u1 cos अल्फा, फिर आपके पास u2 cos बीटा है। दोनों का मान जो है वो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसके अंदर प्रयोग कर लेंगे और दोनों के मानों का प्रयोग करने के पश्चात इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको देख लेना है। तो प्रयोग करिए, यहाँ आपके पास क्या बनेगा, dx डैश अपॉन dt, इसको लिख सकते हैं। समीकरण बनानी है, समीकरण बनाने के लिए आपको इसके निर्देशांक चाहिए होंगे, तो इसी वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूं, x के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहाँ dx डैश इज इक्वल टू dx डैश अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ दोनों के मान रखिए और जैसे ही यहाँ आप मान रखोगे क्या आएगा, u2 cos बीटा माइनस u1 x की अगर बात है तो वो किसकी स्थिति के अंदर है, u1 cos अल्फा वाली स्थिति जो है उसके अंदर ये समीकरण आपकी लिखी हुई है। सिमिलरली अगर आप y डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो y डायरेक्शन के अंदर y डैश इज इक्वल टू vy माइनस कैपिटल Vy। अच्छा, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अच्छा, ये आपके पास कौन सी दिशा है, y दिशा में, यहां लिख देता हूं मैं y दिशा, ये किसमें है, x दिशा के अंदर है। तो इसको सोल्व करिए, इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, ये लिखा जाएगा dy डैश अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां से इसकी समीकरण जो है वो आपको प्राप्त करनी है। तो इस समीकरण के लिए क्योंकि यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, अल्फा वाले हिस्से का, तो u2 sin बीटा माइनस dt माइनस u1 sin अल्फा माइनस dt। तो ये दोनों यहां से इसके साथ में प्लस और माइनस इसके साथ में परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होने के पश्चात में अल्फा वाला हिस्सा यहां से कट ही जाएगा, gt वाला हिस्सा यहां से कट जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं u2 sin बीटा माइनस u1 sin अल्फा। इसको क्या मानिए, समीकरण नंबर 2 जो है वो आप यहां से इसको क्या करिए, प्राप्त कर लीजिए। समीकरण 2 जो है वो इसको यहां नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आपको क्योंकि स्थितियां चाहिए, स्थितियों के बारे में चर्चा करनी है और आपने dx डैश अपॉन dt यहां निकाला हुआ है, स्थिति प्राप्त करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको x के सापेक्ष समाकलन कर सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 का x के सापेक्ष समाकलन करिए। जैसे ही इसका समाकलन करेंगे आपके पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, आपके पास x और y जो है उनकी समीकरण जो है आपको प्राप्त हो जाएंगी। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ क्या हिस्सा आएगा, यहाँ आएगा x डैश, यहाँ जो है वो क्या आएगा, आपको y डैश जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। दोनों में से मैं तरीका बता देता हूं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है, तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। x डैश और y डैश के मान आएंगे, इसमें t जो है समय का पद, t के पद का लोग जो है वो आपने कर देना है, या फिर t के पद को गायब कर देना है। तो y डैश इज इक्वल टू समथिंग कुछ यहां आएगा और यहां आपको मिलेगा x डैश। ऐसा सा एक समीकरण का पद आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ऐसा समीकरण जो है उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। और ये आपके पास इक्वेशन किसकी होती है, एक सरल रेखा की इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाती है। ये एक आपका सरल रेखा जो है उसका समीकरण होता है। चलिए आज के लिए इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आगामी कक्षाओं में और अधिक चर्चाएं होंगी, तब तक इनको पढ़िए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए। कुछ ज्यादा समय आपके पास है नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर हम देंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें से भी कुछ सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुए तो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। आगामी कक्षाओं के अंदर, आगामी पेपर्स जो आपके हैं उनके अंदर आपको पूर्ण सॉल्यूशन जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।